राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशीलता और सहानुभूति विकसित करना महत्वपूर्ण। गोड्डा से पटना के लिए आज से शुरू हुई एक नई ट्रेन। सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी, कहा प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास का सपना हो रहा साकार। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 10 आईईडी बरामद। अभियान के दौरान ब्लास्ट होने से एक जवान घायल, रामगढ़ में 6 अपराधी धराए। और जमशेदपुर में पहली बार हुआ एशियाई क्लाइंबिंग किड्स चैंपियनशिप का आयोजन। 9 एशियाई देशों के युवा एथलीटों ने दिखाया अपना दमखम। भारत के कुंदन कुमार सिंह को मिला स्वर्ण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के बीच न्याय की धारणा के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 74वें मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और करुणा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की कुंजी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अगर हम उन लोगों के स्थान पर स्वयं की कल्पना करें जिन्हें मानव से भी कम आंका जाता है, तो ये हमारी आंखें खोल देगा और हमें सही कार्य करने के लिए विवश करेगा। उन्होंने कहा कि ये स्वर्णिम नियम है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं। In progress around the world. At home, however, we can take solace in the fact that the National Human Rights Commission has been making the best possible efforts to spread awareness about them. गुजरात में भूपेंद्र पटेल राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ नेताओं राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बीएस येदियुरप्पा की उपस्थिति में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। गांधीनगर में पार्टी कार्यालय में आज हुई पार्टी विधायकों की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव पार्टी विधायक और वरिष्ठ नेता कानू देसाई ने रखा। पार्टी के अन्य विधायक मनीषा बेन वकील, रमन पाटकर, शंकर चौधरी और पूर्णेश मोदी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का ये लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। ये मात्र एक औपचारिकता थी क्योंकि पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता का अब तक फैसला नहीं हो सका है। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि हाईकमान अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि विधायक दल की कल शिमला में बैठक हुई जिसमें अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया जाए। इस बारे में एक रिपोर्ट आज पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। पारंपरिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को विस्तार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन करेंगे। पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को विस्तार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के मकसद से रविवार 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन करेंगे। ये संस्थान है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली। ये तीनों संस्थान 970 करोड़ की लागत से बने हैं। इन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की स्थापना से आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी में यूजी, पीजी और डायरेक्टरेट करने के इच्छुक विद्यार्थी के लिए 400 अतिरिक्त सीटें सृजित होंगी। गोवा में 8 दिसंबर से 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। हमारे भारत सरकार के 3 संस्थान, हमारे सैटेलाइट इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट्स, उसका लोकार्पण भी प्रस्तावित था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी 11 तारीख को इसके वैलिडेटरी सेशन फंक्शन में आ रहे हैं इसी कार्यक्रम के। उसमें 3 भारत सरकार के संस्थानों का वर्चुअल लोकार्पण होगा। एक तो गोवा में ही है।
विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में 50 से भी अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही आयुष एक्सपो में 215 कंपनियां हिस्सा ले रही है, जहां इनको न केवल अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है, बल्कि एक बाजार भी मुहैया हो रहा है। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और लोग एक्सपो को देखने भी आ रहे हैं। बेसिकली सर ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की तरफ से है, जहाँ पे हम आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स लेके आए। इस आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स में एक हमारा हेल्थ फ्रेंडली आटा है, जो विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल को, शुगर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। रागी के बिस्किट्स लाए गए हैं सर, डेली डे टू डे प्रैक्टिस में ब्रेकफास्ट के लिए। आयुर्वेद आहार को कैसे फूड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये आयुर्वेद संस्थान का कर्तव्य है। I like Ayurveda. I use Ayurveda during last 15 years, and it helps me to be active, healthy, to look younger and to be happy. इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के लिए क्योर, और ये आयुर्वेदिक है तो लोगों को अच्छा फील होता है। एक्चुअली मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि पेन रिलीव करने के लिए या अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के मेडिसिन है, और उसका साइंस भी उन्होंने प्रिंट किया हुआ है, तो इट्स इंटरेस्टिंग टू गेन दिस नॉलेज। बीते वर्षों में आयुष के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है। देश ही नहीं, विदेशों में भी पारंपरिक चिकित्सा के प्रति लोकप्रियता बढ़ी है। भारत दुनिया भर में आयुर्वेद के एक वेलनेस हब के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री की विशेष पहल से बीते 8 वर्षों में आयुष क्षेत्र की मार्केट में 7 गुना की वृद्धि हुई है और इसका बाजार 3 बिलियन से बढ़कर 23 बिलियन हो गया है। दिल्ली के होम्योपैथिक संस्थान, गाजियाबाद के यूनानी संस्थान के बाद गोवा के इस आयुर्वेदिक संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। 50 एकड़ में बने इस आयुर्वेदिक संस्थान में यूजी और पीजी की 100 सीट, साथ ही साथ 250 बेड का अस्पताल भी होगा, जिसमें पंचकर्मा सहित आईसीयू की भी सुविधा होगी। कैमरामैन जयशंकर के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। वाराणसी में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संबोधित किया। देश में सभी को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसको लेकर इस कॉन्फ्रेंस में मंथन किया जा रहा है और जो विचार आएगा उसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कार्य करेगी। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डॉक्टर चाहिए, तो मेडिकल कॉलेज बनानी चाहिए। देश में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। अभी यहां बताया गया 1,33,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज बन चुके हैं और मेरी अपेक्षा है आप सब लोगों के प्रयास से, सभी राज्य सरकार के प्रयास से आने वाले दिनों में 1 महीने के अंत में हमें 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना लेना है। एक बार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गए, वहां डॉक्टर नियुक्त हो, इसलिए हमारे पास डॉक्टर चाहिए। हमारे यहाँ देश में स्टूडेंट मेडिकल का एजुकेशन लेने के लिए फॉरेन जा रहे हैं। यूक्रेन जैसी क्राइसिस में हमने कैसे उसको वहां से बचा के इंडिया में लाए, हम सब लोगों ने देखा। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज गोड्डा रेलवे स्टेशन से राजेंद्र नगर पटना के लिए एक नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का प्रयास एक बार फिर रंग लाया और गोड्डा वासियों को गोड्डा पटना नई रेलगाड़ी की सौगात मिली। महज 130 रुपए में यात्री अब गोड्डा से पटना की यात्रा कर सकेंगे। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की बातें साकार हो रही हैं। लेकिन मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि जो 12 नवंबर को मैंने जो बात कही थी, आज 1 महीने से पहले मैं यहाँ 10 तारीख को मौजूद हूँ, इसी गोड्डा स्टेशन पर मौजूद हूँ। कथनी और करनी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का। श्री दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गोड्डा पीरपैंती रेलवे लाइन के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और निर्माण कार्य के लिए 1,386 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,386 करोड़ रुपया नहीं दे दिया। अभी मैं डीआरएम साहब से बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन का भी जो है हमने पूरा का पूरा कागज यहाँ जिला प्रशासन को दे दिया है और मुझे लगता है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च और अप्रैल तक जो है
वो काम पूरा चालू हो जाए। गोड्डा रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ियों का परिचालन महज 1.25 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है और आज 10वीं रेलगाड़ी की सौगात गोड्डा वासियों को मिली है ताकि यहां के लोगों का पटना से व्यावसायिक एवं अन्य संबंध सीधे तौर पर स्थापित हो सके। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। सांसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी खतियानी यात्रा के दौरान पशुधन और गो तस्करी के कारोबार को लेकर जो कहा है वो अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में गो तस्करी का बांग्लादेश समेत दूसरी जगहों पर कारोबार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे लोकसभा में आवाज उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक जीतू चरण राम, वार्ड पार्षद ओम प्रकाश भी उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साहेबगंज का एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें मरीज को खटिए पर ले जाया जा रहा है। झारखंड कांग्रेस कमेटी का 6 वर्षों का सूखा समाप्त हुआ। एक अरसे के बाद झारखंड में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया है। लगभग 200 से अधिक लोगों को इस कमेटी में जगह दी गई है। इसको लेकर कांग्रेस जन काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इस कमेटी को लेकर प्रदेश प्रवक्ता ने राकेश सिन्हा से राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी है। अनुभव से युक्त चेहरे और संघर्ष जुझारूपन का एक समायोजन, ये दोनों इस कमेटी में आया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज ओरमांझी प्रखंड के कई इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय का निरीक्षण करते हुए शिक्षा व्यवस्था और अन्य प्रबंधन को लेकर कई निर्देश दिए। उपायुक्त ने बिरसा जैविक उद्यान, रिंग रोड परियोजना, नेवरी विकास और कुली इंडस्ट्रियल पार्क का भी मुआयना किया। श्री सिन्हा ने चाड़ू में मनरेगा पार्क का उद्घाटन भी किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 10 आईईडी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पुड़ैयाहाट अनुमंडल के नक्सल प्रभावित गुलकेरा थाना क्षेत्र के कुईड़ा पंचायत अंतर्गत गीतीलिपि गांव में सीआरपीएफ 60 बटालियन और झारखंड पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सीरीज में लगाए गए 10 आईईडी बरामद किए गए। दूसरी ओर जिले के टोटो थाना क्षेत्र के रेंगड़ा में अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट होने से कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया है। रामगढ़ पुलिस को अपराधियों के खिलाफ आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि पिछले दिनों पतरातू एवं बुरकुंडा कंस्ट्रक्शन साइट पर गोली चलाकर भागने वाले 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इन सभी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और सभी ने रंगदारी मांगने के ख्याल से इस गोलीकांड को अंजाम दिया था। द्वारा लगातार अनुसंधान करते हुए और छापामारी करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 6 लोगों को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और इन सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। ये लोग बेसिकली अप्रत्यक्ष रूप से इनके इनडायरेक्ट लिंक्स पांडे गैंग से हैं और वी आर फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस। इसमें और लोगों की संलिप्तता भी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रांची महानगर की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। महानगर अध्यक्ष कैलाश केसरी की अध्यक्षता में पहाड़ी मंदिर के निकट मां त्रिशक्ति प्रांगण में ये बैठक हुई। इस बैठक के दौरान 18 दिसंबर को बजरंग दल के शौर्य यात्रा को लेकर चर्चा हुई। बिरला मैदान से ये शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। रांची में टाटा स्टील और एक स्थानीय अखबार द्वारा लिटरेरी मीट का आयोजन किया गया। इस लिटरेरी मीट में मुख्य अतिथि के तौर पर हिंदी सिने जगत के मशहूर शायर, पटकथा लेखक जावेद अख्तर शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी शामिल हुई। नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के तहत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि समाज में जागरूकता फैलाकर महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोका जा सके।
महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कई तरह की मुहिम चलाई जा रही है। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया FOGSI द्वारा नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कमेटी रामगढ़ के द्वारा जिला समाहरणालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कमेटी रामगढ़ की सदस्य डॉक्टर सांत्वना शरण ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकना फेडरेशन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा की पहचान करना, उनका उपचार करना और इसकी रोकथाम के लिए बहुत पहले से ही कार्य किया जा रहा है। इस संस्था से जुड़े पूरे देश के करीब 37,000 डॉक्टरों के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है ताकि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोका जा सके। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के स्वास्थ्य में होने वाले चेंजेस के लिए, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आती है। तो हम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, पूरे फॉक्सी के जो हमारी ग्रुप है, जिसमें करीब 37,000 से ऊपर डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट इसमें शामिल हैं, उन्होंने ये मुहिम चलाई है जो काफ़ी पुराने समय से चल रही, और अब हम एक अलग विंग के साथ इसमें काम कर रहे हैं ताकि हमारी महिलाओं के प्रति होने वाली जो हिंसा है उसको एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते हम उसे रोक सकें। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा काफी व्यापक है। लगभग 40% महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही हैं। इसे रोकने के लिए सोशल हेल्थ के अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, महिलाओं के विरुद्ध किसी भी तरह की हिंसा न हो। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बहुत ही व्यापक है। लगभग 40% महिलाएं किसी न किसी समय या लगातार भी हिंसा की शिकार हो रही हैं। इसको रोकने के लिए सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत, सोशल हेल्थ के अंतर्गत हम लोग और साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मिल करके प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा सहित कई चिकित्सकों ने हिस्सा लिया और महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने में योगदान देने की शपथ दी। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण JRDA द्वारा असरफी अस्पताल के सहयोग से बेलगाड़िया स्थित झरिया बिहार कॉलोनी में आज स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन डॉक्टर ज्योत्सना झा और डॉक्टर स्वाति सिन्हा ने किया। शिविर में स्त्री रोग संबंधी समस्याओं का सामना कर रही कॉलोनी की महिलाओं ने दोनों चिकित्सकों से परामर्श लिया। आयोजन के दौरान महिलाओं और किशोरियों के बीच सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज तारामंडल के अर्धनिर्मित भवन समेत कई अन्य विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के निर्माण को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने अर्धनिर्मित तारामंडल को लेकर भी कई निर्देश दिए। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया का चौथा नेशनल विमेन कन्वेंशन आज रांची के SDC सभागार में आयोजित की गई। इस कन्वेंशन में 7 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कन्वेंशन में महिला बैंक कर्मी की समस्या पर चर्चा की गई। जनवादी महिला समिति दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट साहिबा फारूकी ने कहा कि बैंक में काम करने वाली महिला कर्मी को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला वर्कर्स हैं, उनका ये कन्वेंशन है जो 4 साल में एक बार होता है और ये 4th कन्वेंशन है जो आज यहाँ हो रहा है। और बेसिकली वो इसलिए किया जाता है ताकि महिलाओं के मुद्दों को भी टारगेट किया जा सके, केवल यूनियन के अंदर ही बात ना करते हुए जो महिला के सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर भी बात की जा सके। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश को 410 रन का टारगेट दिया है। भारत में 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 409 रन बनाए। भारतीय पारी में चोटिल कप्तान रोहित शर्मा की जगह प्लेइंग 11 का हिस्सा बने ईशान किशन ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे तेज डबल सेंचुरी जमाई। उन्होंने 126 बॉल में ये कारनामा किया है। ईशान 131 गेंद पर 24 चौके और 10 छक्कों की मदद से 210 रन बनाकर आउट हुए। ईशान के अलावा पूर्व कप्तान विराट कोहली ने वनडे करियर का 44वां वनडे शतक जमाया है। ईशान और विराट की पारियों के दम पर भारत ने वनडे छठी बार 400 प्लस का स्कोर बनाया है।
13 जनवरी 2023 से ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में FIL ओडिशा पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन होना है। इसकी ट्रॉफी का प्रदर्शन हॉकी इंडिया के द्वारा विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है। फिलहाल वर्ल्ड कप ट्रॉफी झारखंड में 9 दिसंबर को ही लाई जा चुकी है। इसका प्रदर्शन रांची में 11 दिसंबर को खेल प्रेमी कर सकते हैं। आज जमशेदपुर में इसका प्रदर्शन किया जाएगा। जमशेदपुर में IFMF और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सहयोग से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग द्वारा देश में पहली बार एशियाई किड्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस चैंपियनशिप में सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया समेत 9 देश भाग ले रहे हैं। जमशेदपुर के GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 9 एशियाई देशों के युवा एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस चैंपियनशिप के बारे में बताते हुए IFSC एशिया के वाइस प्रेसिडेंट कृति पेस ने बताया कि भारत में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है और पहली बार जमशेदपुर में हो रहा है और वैसे पहली बार एशियन किड्स इंडिया में हो रहा है। इस दौरान IFSC के प्रेसिडेंट ने कहा कि जमशेदपुर में ये काफी अच्छा आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों की प्रतिभा को निखारने और परखने का मौका मिलेगा। And we are very grateful that India as a host and Jamshedpur especially have been very accommodating and have been a good host to organize this event. And the response from the 9 countries that have came, most of them are very happy. टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सहयोग से इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। फाउंडेशन के प्रबंधक हेमंत गुप्ता ने बताया कि कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग समेत 9 देशों के खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। और जो 9 कंट्रीज हैं एशियन कंट्रीज, इसमें कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, चाइना, उसके बाद अपना कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और इंडिया, ये सारी कंट्री से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत की ओर से कुंदन कुमार सिंह ने महज 5 सेकंड के अंदर विजय प्राप्त कर देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। कुंदन टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिभागियों को 10 एवं 11 वर्ष के आयु वर्ग और 12 से 13 आयु वर्ग के 2 समूहों में विभाजित किया गया है। यहाँ क्लाइंबिंग के क्षेत्र में कई श्रेणियों में स्पर्धाएं हो रही हैं। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद स्थित झरिया थाना क्षेत्र के भालगड़ा धर्मनगर में विगत 5 दिसंबर को हुई एक किशोरी की मृत्यु की जांच के लिए झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम आज धनबाद पहुंची। अध्यक्ष काजल यादव ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि किशोरी की मृत्यु की खबर पाकर आयोग द्वारा इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। साहिबगंज जिले के बतौना गांव में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरीजों को इलाज के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब एक मरीज को परिजन खाट पर लेकर 7 किलोमीटर की दूरी तय कर सदर अस्पताल पहुंचे। खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा खेल और खिलाड़ियों के प्रति सजग हैं। दुमका में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सह चयन प्रतियोगिता में केंद्र के प्रशिक्षु इमानुल जैमासी कुजुर को परेशानी हो रही थी। जानकारी मिलने पर खेल निदेशक ने तत्काल वाहन उपलब्ध कराया और उन्हें भेजने की व्यवस्था करवाई। 13 जनवरी से ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की ट्रॉफी को राजधानी रांची लाया गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर ट्रॉफी के साथ पदाधिकारियों का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि लाइसेंसी शराब दुकानों में महंगी कीमत पर घटिया शराब बिक रहा है। अगर ठीक से ऑडिट हुआ तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला सामने आएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के दौरे की खबर पाकर धनबाद के SNMMCH बदला नजर आया। गंदगी का पर्याय बना जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अचानक साफ सुथरा हो गया और देखते ही देखते सफाई कर्मियों ने कुछ ही घंटों में अस्पताल की सूरत बदल दी। साहिबगंज के बरहरवा और रांगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कफ सिरप के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कुल 414 पीस कोडिंग कफ सिरप की बरामदगी की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 65,725 रुपए है।
सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत साहेबगंज जिले में सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीडीसी मोहम्मद शाहिद अख्तर और एसडीओ हरिवंश पंडित ने विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति शपथ दिलाई। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र के दलूडी में NH-2 सर्विस रोड धंस जाने से एक कोयला लदा ट्रक पलट गया। ट्रक बिहार की ओर जा रहा था। घटना में सड़क पर करीब 20 फीट लंबा एवं 7 फीट चौड़ा गोफ बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा और कहीं कहीं सुबह में हल्का कोहरा भी छाया रहा। दिन में भी धूप की आंख मिचौली चलती रही। कल भी मौसम के इसी तरह रहने के आसार हैं। राज्य में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24.5 और न्यूनतम तापमान 14.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 25.2 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ते ठंड को देखते हुए बिरसा जैविक उद्यान में जानवरों के बचाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ठंड से बचाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। कनकनी और ठंड के बीच बाघों व चीतों समेत जंगली जानवरों की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। बाघों को उनके बाड़े के बाहर में हीटर और ब्लोअर लगा दिए गए हैं। इनमें हर के बाड़े के बाहर शाम के बाद पूरे हिस्से को गर्म रखने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। चतरा जिले की बाइक एम्बुलेंस सेवा बिना उपयोग के ही जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। कुछ दिनों पहले यहां 50 बाइक एम्बुलेंस करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए में खरीदी गई थी, लेकिन ये आज सिर्फ भवन की शोभा बढ़ा रहा है। चतरा जिले में सांसद मद से 50 बाइक एम्बुलेंस खरीदी गई थी, लेकिन इस्तेमाल नहीं होने की वजह से ये बाइक एम्बुलेंस जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। इलाके के समाजसेवी विनेश राणा बताते हैं कि ये एक अच्छी पहल थी, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होने से दूरदराज के ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। चतरा सांसद के द्वारा बाइक एम्बुलेंस सभी हॉस्पिटल को उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन सिमरिया रेफरल अस्पताल का बाइक एम्बुलेंस प्रखंड कार्यालय का शोभा का वस्तु बन गया है। बाइक एम्बुलेंस को इसलिए उपलब्ध करवाया गया था ताकि गांव टोला से मरीज को आसानी पूर्वक हॉस्पिटल लाया जा सके, लेकिन और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशीलता और सहानुभूति विकसित करना महत्वपूर्ण। गोड्डा से पटना के लिए आज से शुरू हुई एक नई ट्रेन। सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। कहा, प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास का सपना हो रहा साकार। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 10 IED बरामद। अभियान के दौरान ब्लास्ट होने से एक जवान घायल। रामगढ़ में 6 अपराधी धराए। जमशेदपुर में पहली बार हुआ एशियाई क्लाइंबिंग किड्स चैंपियनशिप का आयोजन। 9 एशियाई देशों के युवा एथलीटों ने दिखाया अपना दमखम। भारत के कुंदन कुमार सिंह को मिला स्वर्ण।